नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और उम्मीद कर रही हूँ आप लोग नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि जैसा कि अगर आप लोग रेगुलर क्लास फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हें भी साथ में आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, और सिर्फ नोट डाउन नहीं, रिवीजन भी करिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आपको पता ही है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपना सिलेबस का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए होंगे, और अभी तक जितना भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको भी रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को और बढ़ाइए अपनी पढ़ाई के, ठीक है, लग जाइए अपने एग्जाम के लिए जोर शोर से। तो चलिए इसी के साथ साथ सेशन को शेयर कर दें आप लोग, लाइक्स बढ़ाइए और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ देखा गया है। देखिए अभी हाल फिलहाल में हिम तेंदुए को देखा गया है, स्नो लेपर्ड को किस राज्य में देखा गया है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो अगर हम करेक्ट आंसर पे चले, इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जो है अभी हाल फिलहाल में हिम तेंदुआ देखा गया है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही हिम तेंदुआ। उसके लिए आपको उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे हिम तेंदुए की तस्वीर आप देखिए और देखिए कैसा लगता है ये हिम तेंदुआ। और यहाँ पे देखिए उत्तराखंड का जिला है पिथौरागढ़ जिला, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में एक दरमा घाटी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दरमा घाटी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। और वहां पे लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर पहली बार जो है वहां पे हिम तेंदुआ देखा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हिम तेंदुआ पहले भी था, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में भी पहली बार देखा गया है, इस जिले में, पिथौरागढ़ जिले के दरमा घाटी में, ठीक है। देखिए हिम तेंदुओं को एक इसका उपनाम होता है, इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है हिम तेंदुए को। और देखा जाए इनकी जो भूमिका रहती है खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष परभक्षी के रूप में इनकी स्थिति के कारण, ठीक है, वे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवहार्यता को एक संकेत के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है। तो एक परभक्षी के रूप में है, और ये एक तरीके से वहां के जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक संकेतक के रूप में ये कार्य करते हैं। और यहाँ पे बात करें हिम तेंदुए की, तो देखा जाए जो IUCN की रेड लिस्ट है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए तो इसको सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वही बात करें साइट्स की, यानी कि वन जीव एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अधिक समय जो कि साइट्स में देखा जाए तो इसको परसिस्ट वन में सम्मिलित किया गया। और वहां यहाँ पे बात करें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में देखा जाए इसको अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया। ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, जो लोग यूपीपीसीएस का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उनके में जब मल्टीपल चॉइस के जब ऑप्शंस होते हैं तो उस पर ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की जो शुरुआत की गई थी 2014 से ये हर साल मनाया जाता है। एक घोषणा पर एक डिक्लेरेशन पास किया गया था उसी के बाद से, तो यानी कि बिश्केक, ठीक है, बिश्केक जो है डिक्लेरेशन, ये किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, और वहां पे ही एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो है एक डिक्लेरेशन पास किया गया था, बिश्केक डिक्लेरेशन। तो किससे संबंधित है, हिम तेंदुए से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बात करें एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन जीव संरक्षणवादी, इनको देखिए अभी विटल, यहाँ पे विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था, क्या नाम है इनका, चारुदत्त मिश्रा, ठीक है। भारत सरकार ने हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जैसे चलाया है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, 2009 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था।
ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट जो है हर राज्यों में नहीं है, ये बेसिकली उन्हीं राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे इनकी आबादी पाई जाती है। कौन कौन से ये राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा हर राज्यों में नहीं है। तो हिम तेंदुए को संरक्षण देने के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ध्यान रखिएगा, उन्हीं राज्यों में जहां पे स्नो लेपर्ड की हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करें हिम तेंदुए के सर्वेक्षण, जो कि उनकी गिनती करने का कार्य किया गया था सबसे पहली बार भारत में 2019 में, ठीक है। तो पहला जो है हिम तेंदुआ सर्वेक्षण जो आयोजित किया गया था 2009 में, और उसमें ये पाया गया कि जो हिम तेंदुए की आबादी है पूरे विश्व में, वो भारत में देखिए कितने प्रतिशत है? 10%। तो वैश्विक आबादी जो है हिम तेंदुए की, उसका 10% भारत में वो रहते हैं। तो बहुत बड़ी आबादी हिम तेंदुए की, उसके संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था। देखिए इसी तरीके से देखिए अभी देखिए आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि चीते को जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। आप मुझे बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, किस ईयर में चलाया गया था? देखिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड देखा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर बताइए कब चलाया गया था। और आप मुझे साथ ही साथ बताइए कि देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है चीतों को लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन चीतों को किन नेशनल पार्क में रखा गया है, वो नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, आप मुझे बताइए। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा और किस देश से जो है पहली खेप लाई गई थी चीतों की पिछले वर्ष? मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो देखिए स्नो लेपर्ड से रिलेटेड चीजें ध्यान रख लीजिए। वर्ल्ड टाइगर, आप मुझे ये देखिए कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड सारी देख लीजिए। टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आजकल के जो एग्जाम का पैटर्न भी देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखते रहिए, जब भी ये सारी चीजें आपको न्यूज में दिख रही है तो उसको अच्छे से देखिए। आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो देखिए महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उस दौरान जो कुछ भी उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनको ध्यान में रखकर के यूरोप के इस देश ने उस दौरान छुट्टी प्रदान करने का एक बिल पारित किया है महिलाओं के लिए। और ये देश देखिए कौन है? स्पेन है। हम लोगों ने स्पेन के बारे में पहले भी चर्चा किया, देखिए लगातार स्पेन चर्चा में बना हुआ है। तो स्पेन की जो सरकार है वहां पे देखिए, चूंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को बहुत पेन होता है, उस दौरान उनको काम करने में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वहां पे ध्यान रखिएगा पीड़ित जो महिला है, जो गंभीर मासिक धर्म से यहाँ पे धर्म के दर्द से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाएगा, यानी कि पेड यहाँ पे जो है एक तरीके से लीव प्रदान की जाएगी उस दौरान, ठीक है, और अवकाश प्रदान किया जाएगा। और ऐसा बिल जो है पारित करने वाला, ऐसा कानून को मंजूरी देने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया दोस्तों? स्पेन बन गया है, ठीक है। तो इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला यूरोपीय देश पहला कौन है? स्पेन है। ध्यान रखिएगा इस तरह का कानून पहले भी लाया जा चुका है, लेकिन यूरोप की किसी कंट्री के द्वारा नहीं लाया गया था। ये पहली बार है जब यूरोप की कंट्री इस तरह का बिल लेके आई है। इसके पहले देखा जाए ये बिल एशिया में भी देखा जाए, जापान जो था, ठीक है, जापान ने तो 1947 में ही इस तरह का बिल लेके आया था, जब महिलाओं को आवश्यकता हो तो वो इसके लिए जो है आवेदन कर सकती है छुट्टी के लिए। वहीं पे बात करें इंडोनेशिया, ठीक है, 2003 में, यहाँ पे फिर दक्षिण कोरिया में इस तरह का बिल है, ताइवान में भी, जाम्बिया ने तो अभी हाल फिलहाल में 2015 में ही इस तरह का बिल लेकर के आए थे, यानी कि इस तरह का कानून वहां पे लागू है। तो एक स्टेटमेंट आपसे ये भी बन सकता है कि इस तरह का बिल लाने वाला दुनिया का पहला देश स्पेन है, नहीं, यूरोप का पहला देश है। इसके पहले जापान जो है सबसे पहले इस तरह की बिल लेके आया था 1947 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये बिल पारित की गई है, जो कानून लाया गया है स्पेन में, इसमें क्या बातें किया गया है कि जो किसी भी महिला कर्मचारी को, ठीक है, बीमारी के वक्त जितनी छुट्टी की जरूरत है वो क्या होगा, उनको जो है उतनी ही पीरियड के वक्त होने वाले दर्द से निपटने के लिए छुट्टी चाहिए। तो जिस तरीके से अगर कोई महिला बीमार होती है तो उसको जितनी छुट्टियों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से देखा जाए जब वो मासिक धर्म यानी कि जब पीरियड चलती है तो उसमें जो पेन होता है
उस पेन के भी दौरान एक महिला की जो है कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं रह जाती है रेगुलर की तरह, ठीक है। तो उस दौरान भी उसको क्या होना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, तो उसे भी उसको छुट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिला किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, उसको पूरा अधिकार है कि इस दौरान उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, वेतनिक छुट्टी दी जाएगी, ऐसा नहीं कि सैलरी कट कर दी जाएगी, नहीं, वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। और ये स्पेन ने ऐसा किया है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा स्पेन के बारे में। ये देखिए स्पेन का मैप है। हम लोगों ने स्पेन के बारे में इसके पहले भी बात किया था, कुछ दिन पहले भी स्पेन का हम लोगों ने मैप देखा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे स्पेन है जो कि यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा देख लीजिए किससे से लग रही है। यहाँ पे देखिए पुर्तगाल से और साथ ही साथ फ्रांस, 2 कंट्री है जहां से इसकी सीमा साझा हो रही है। बाकी बात करें तो इसकी सामुद्रिक सीमा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खाड़ी दिखेगी, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है बे ऑफ बिस्के कहाँ से लगा हुआ है, तो फ्रांस और स्पेन से लगा हुआ है। हमने आपसे लास्ट टाइम में एक बात किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जो कि स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। अगर बहुत इन डेप्थ जाएगा तो मेडिटेरेनियन सी में एक आपको सी दिखाई देगा, अल्बोरन सी, उसी से इसको कनेक्ट करता है। तो अल्बोरन सी भी जो है ये स्थित है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में ही एक उसका हिस्सा, और यहाँ पे ही जो है यहाँ पे इसको जिब्राल्टर जो संधि है वो इसको कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक से, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बात करें कैपिटल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रांस है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है जो कि इन दोनों देशों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। उस पर्वत का क्या नाम है मैंने आपको बताया था। तो पेरिनीज जो है, पेरिनीज जो एक प्राकृतिक सीमा बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच में। कैपिटल देखिए मैड्रिड है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। प्रधानमंत्री की बात करें तो पेड्रो सांचेज, जिनसे अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीफोनिक वार्ता के दौरान कई सारे समझौते किए, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया था। कुछ और भी स्पेन से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में न्यूज थी, उसको देख लेते हैं। जैसे कि FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया है और ये खिताब जीता है, ठीक है। और इसी के साथ बात करें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है फितूर, उसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, स्पेन में किया गया था। हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसके बारे में भी चर्चा की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं जो आप मैपिंग देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल में कोई कंट्री न्यूज में है तो उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिए। मैंने बोला ना कि अगर आप करंट को स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आपको अलग से बहुत पोथी पत्र लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। यहीं से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। यहीं से देखा जाए अगर आपने कुछ पॉलिटी का न्यूज में कोई चर्चा है तो वहां से आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। यहीं से आपकी हिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शंस तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ करंट को ऐसे नहीं पढ़ो कि आप करंट पढ़ो, ऐसे पढ़ो, एक स्मार्टली अप्रोच रखो कि करंट में ऐसा पढ़े कि हमने हर डायमेंशन टच करने हैं उसके, स्टैटिक्स को भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, निम्न में से किन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए ये एक हैकाथॉन है और ये चूंकि नेशनल लेवल का हैकाथॉन है कवच 2023, इसका जो शुभारंभ किया गया है किन चुनौतियों से निपटने के लिए, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दें। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों साइबर अपराध, ठीक है। तो जो साइबर क्राइम हो रहा है रिसेंट डे में देखिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चैलेंजेस है लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने, इसी चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, कवच 2023 का एक राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि भारत जिस तरीके से साइबर की दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जो हैकाथॉन का शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। क्या नाम है, कवच 2023, ठीक है। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है।
उद्देश्य क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 21वीं सदी यानी कि 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी में जिस तरीके की सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो रही हैं, इसके साथ साथ हमें ना सिर्फ चीजें मतलब एक तरीके कहते हैं ना कि हम जरूर इस तरह क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ इसके जो है चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कुछ यहाँ पे और भी सारी ऐसी चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, जिसमें से हम अपराध देख रहे हैं, यानी कि साइबर की दुनिया में अपराध जो है बहुत बढ़ रहा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठीक है ये क्या किया जाएगा, कैसे निपटा जाएगा, तो इसके लिए इस हैकाथॉन के माध्यम से नए नए विचारों को क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। जो है अभिनव विचार, एक नए जो है विचार, न्यू आइडियाज हो, नई नई टेक्नोलॉजी जो है कि उन नई नई टेक्नोलॉजियों की पहचान करके किस तरीके से साइबर जो है क्राइम जो बढ़ रहा है उसका समाधान निकाला जा सके। ठीक है, तो उन्हीं की पहचान करने के लिए ये नेशनल लेवल का ये हैकाथॉन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। बात करें इस हैकाथॉन का जो संचालन किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय का जो इनोवेशन सेल है और यहाँ पे AICTE ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय साइबर अपराध, ये सब के समन्वय केंद्र के द्वारा जो है अपराध समन्वय केंद्र, इन सब के संयुक्त प्रयास से इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इस हैकाथॉन में क्या किया जाएगा, जो देश भर के जितने भी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ध्यान रखिएगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, जो रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप है यानी कि जो पंजीकृत स्टार्टअप है, उनमें जो चयनित जो युवा है वो क्या करेंगे, अपने ज्ञान के माध्यम से जो भी कुछ उनको आइडिया है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ पे अभिनव कौशल है, उनका उपयोग करके वो क्या करेंगे, एक मजबूत, सुरक्षित और प्रभावकारी तकनीक समाधान खोजने में भाग लेंगे कि किस तरीके से ये साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और जो साइबर जो क्राइम है उसको कम किया जाए। इसके लिए नए नए जो है आइडिया, नई टेक्नोलॉजी, इन सब पे विचार किया जाएगा इस राष्ट्रीय हैकाथॉन के माध्यम से। ठीक है, तो किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे शुभारंभ किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है कवच 2023 का, तो साइबर जो है सिक्योरिटी या फिर साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटना। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखिएगा, क्या उद्देश्य पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है। तो ये अग्रदूत जो आयोजित किया जा रहा है, ये एक वैश्विक हैकाथॉन ये भी है, ये दूसरा वैश्विक हैकाथॉन है, और ये किसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा ये देश के सेंट्रल बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल में जो देश का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने समावेशी डिजिटल सेवाएं, ध्यान रखिएगा थीम क्या है, इसी थीम क्या है, समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। ठीक है, तो आपके लिए थीम क्या है, समावेशी डिजिटल सेवाएं। ये ध्यान रखिएगा ये दूसरा जो अग्रदूत है 2023, जिसका आप देखिए यहाँ पे टैगलाइन क्या, परिवर्तन के लिए नवाचार, इसकी घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इस हैकाथॉन में जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए हैकाथॉन में भारत के भीतर और अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस, इजराइल सहित 22 अन्य देशों ने टीमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें बात करें फिनटेक। ठीक है, फिनटेक को ऐसा समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच का विस्तार करने और ब्लॉकचेन में, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को बढ़ाने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो पहली बात जो एक तरीके से ये यहाँ पे भी एक हैकाथॉन है जहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कुछ ऐसे चीजों का समाधान निकालने के लिए। कैसे, मतलब ये किस तरीके से जो डिजिटल सर्विसेज है, जो सेवा है, वो दिव्यांग जनों को किस तरीके से सुलभ बनी जा सके, जिससे कि वो भी इसका इस्तेमाल उसी तरीके से कर सके जैसे आम जनता करती है। और बाकी यहाँ पे देखें एक कुशल अनुपालन सुविधा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल मुद्रा है, उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है,
और ब्लॉकचेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की क्षमता रखना, ठीक है, स्टेबिलिटी को। तो ये थोड़ा सा इसी सब चीजों पे विचार करने के लिए इस हैकाथॉन का जो आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार, ये हैकाथॉन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है घोषित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां ओमारगश खांडेस नाम की एक नई भृंग प्रजाति की खोज की गई है। भृंग देखिए झींगुर होता है ना, वही उसी को हम लोग भृंग कहते हैं, झींगुर को। और यहाँ देखिए नाम क्या है, ओमारगश खांडेस। ये एक नई प्रजाति की खोज की गई, किस देश में की गई है, भारत में, ठीक है, भारत में इसकी एक नई प्रजाति मिली है। आइए इसके बारे में देखते। देखिए ये नई प्रजाति की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा नाम क्या है, ओमारगश, ठीक है, ये एक नई प्रजाति भृंग की, ठीक है। देखिए इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस में इनकी क्या भूमिका होती है, जानते हैं कि जो झींगुर होते हैं, जो भृंग होते हैं, ये बहुत ज्यादा सहायता करते हैं फॉरेंसिक साइंस में किसी जानवर या फिर इंसान की मौत का समय पता लगाने में, ठीक है। तो ये जो है किसी की मौत कितने दिन पहले हुई है, क्या है, कितना, तो इन सब को बताने में ये बहुत ही सहायता करते हैं ये झींगुर। अगर हम बात करें ये जो नई प्रजाति मिली है, ठीक है, ये किस परिवार से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैसी है, तो नेक्रोफेगस है। नेक्रोफेगस प्रजाति कैसी होती है भाई, इसको क्या कहते हैं, जो मृत या सड़े हुए जो जानवर होते हैं जिनका मांस खाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सड़े हुए जानवरों का या मृत चीजों का जो मांस खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, नेक्रोफेगस। और ये जो नई प्रजाति खोजी गई है वो इसी प्रजाति की, ठीक है। इसीलिए इस जो है ओमारगस जो भृंग है, इसको किस नाम से जाना गया, इसको क्या कहा जाता है, केराटिन बिटल भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस समूह से संबंधित है, नई प्रजाति, तो ट्रोगिडे समूह से ये संबंधित है। इसके पहले भी देखा जाए, पहले भी जो है 13 प्रजातियां थी, लेकिन ये जो नई प्रजाति खोजी गई है इसके साथ ही भारत में जो मौजूदा प्रजाति उनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 14 हो गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की प्रजाति है, इसके पहले भी 13 प्रजातियां भारत में पाई जाती थी। अभी जो ओमारगस की नई प्रजाति मिली है, इसके खोजने के साथ ही 13 प्रजातियां, यहाँ पे 14 प्रजातियां हो गई, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखिएगा क्या होता है, नेक्रोफेगस क्या होता है, ट्रोगिडे समूह से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये देखा जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो टीम है, ठीक है, महिला प्रीमियम लीग में, उसका मेंटर देखिए सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को। और ये ध्यान रखिएगा ये भारतीय टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, और इन्हें जो है महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो टीम है उसका मेंटर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन, ठीक है, ये वर्ल्ड यहाँ पे जो आपका वुमेन प्रीमियम लीग है उसकी शुरुआत देखिए टूर्नामेंट के दूसरे दिन 5 मार्च को बेब्रॉन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये इसका जो है शुरुआत करेगी। बात करें सानिया मिर्जा की उपलब्धियों को दोस्तों, तो इन्होंने अभी तक जो है 6 ग्रैंड स्लैम, ठीक है, 43 WTA खिताब के शानदार करियर में 20 तक से जो है शानदार प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, 20 से अधिक शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को कौन सा दुनिया का पहला पूरी तरीके से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम मिला है। तो ये दुनिया का पहला जो है पूरी तरीके से ऑपरेशन ड्रोन जो सिस्टम मिला है भारतीय सेना को, वो मिला है स्वान ड्रोन, ठीक है। और ये किसे मिला है, भारतीय सेना को मिला है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहली कौन सी किस देश की सेना है जिसे पूरी तरीके से, ठीक है, एक तरीके से ये देखा जाए तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम मिला है, तो वो भारतीय सेना है। और ये बेंगलुरु की स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च, उसी ने देखा जाए भारतीय सेना को स्वान ड्रोन वितरित किए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा स्टार्टअप है, तो ये देखा जाए न्यू या स्टार्टअप क्या नाम है, न्यू स्पेस रिसर्च, कहाँ पे स्थित है, ये बेंगलुरु का है, ठीक है। और जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वान ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बनाता है, ठीक है, बन जाता है या फिर बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो जैसे इससे जो ये स्वान ड्रोन वितरित करने के साथ ही देखा जाए जो भारतीय सेना है ये इन उच्च डेंसिटी वाले स्वान ड्रोन को संचालित करने वाली दुनिया की पहली भारतीय सेना जो है दुनिया की पहली सशस्त्र बल बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे बल है, बल बन चुकी है, ठीक है। यह देखा जाए यह डिलीवरी संभवतः सैन्य अनुप्रयोगों के लिए दुनिया का पहला परिचालन जो है उच्च डेंसिटी वाला
वार्मिंग यूएस यानी कि मानव रहित हवाई प्रणाली हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि दुनिया भर में अधिकांश ड्रोन रिसर्च अभी तक संचालित नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करें इस ड्रोन का इस्तेमाल देखिए कैसे किया जाएगा। एक तो दुश्मन के टैंक के पता है, यहाँ पे टैंक जो दुश्मन के टैंक है, जो मिलिट्री व्हीकल्स होती है, जो सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ी है, उनको तबाह करने के लिए इस स्वान ड्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली तरीके से ये अपने आप में सेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। और इस तरीके का जो है संचालित करने वाला ड्रोन सिस्टम भारत का पहली भारतीय सेना दुनिया की बनी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो देखिए अभी तक आप लोग को पता ही है कि दुनिया का जो अभी तक बहुत ही प्रदूषित शहर में गिना जाने वाला या टॉप पे रहने वाला देश की राजधानी दिल्ली रहा है, लेकिन ये शहर इस बार दिल्ली को पछाड़ दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि दिल्ली कैसे हमेशा इतनी आगे रहेगी, और दिल्ली को पछाड़ते हुए मुंबई जो है ये भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया। ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, दुनिया में ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली जो है अभी तक प्रदूषण के मामले में आगे रहा करता था, लेकिन अब जो है मुंबई पीछे छूट गई है। ठीक है, तो दिल्ली प्रदूषण के मामले में मुंबई से क्या हो गया भाई, पीछे छूट गया है। तो भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है, और दूसरे नंबर पर जो है कौन सा देश आया है पूरी दुनिया में, देश की आर्थिक राजधानी। ध्यान रखिएगा, मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और ये जो है अब पहले स्थान पे पहुंच गया है। दुनिया के मामले में नहीं, भारत के मामले में पहले स्थान पे, दुनिया के मामले में ये जो है दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे रिपोर्ट जो जारी की गई है, देखिए ध्यान रखिएगा, स्विस एयर ट्रैकिंग रिपोर्ट जिसे हम IQ एयर कहते हैं, उसी के अनुसार ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में जो ट्रैक किया गया है वो 29 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच का जो है एयर को ट्रैक किया गया है, और उसमें ये देखा गया कि मुंबई जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। अगर बात करें पहला कौन सा है, तो दोस्तों लाहौर जो कि पाकिस्तान का शहर है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। ठीक है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है मुंबई का, उसके कारण क्या क्या है। सबसे ज्यादा जो कारण बताया गया है, वहां पे जो मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो सबसे अधिक कारण है वहां के एयर पोल्यूशन का, जो कि 71% वो भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलेट जो मैटर है, उन लोड का कारण विनिर्माण की धूल है, जो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो धूल उड़ती है उसके वजह से वहां पे PM जो है पर्टिकुलेट मैटर लोड का कारण वो बना हुआ है। बाकी अन्य स्रोतों में देखिए तो कारखाने यानी कि जो फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, वो बिजली संयंत्र, ये सब शामिल है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले धूल कारण बने हुए हैं वहां के एयर पोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पे IQ एयर की बात करें तो ये एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है। ठीक है, और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है। ठीक है, और ये एक तरीके से दुनिया की जो एयर है उसकी क्वालिटी को ये मॉनिटर करता है, और उसी के अनुसार ये रिपोर्ट जारी करता है। और ये किसके साथ मिलकर के काम करता है दोस्तों, यूनेप और ग्रीन पीस यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के ये कार्य करता है। अगर बात करें भारत का जो डेटा रिलीज किया जाता है, तो भारत में देखिए यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन का या पोल्यूशन का ध्यान रखने वाला जो बोर्ड है वो कौन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो डेटा जारी किया जाता है, उसी डेटा के आधार पर या फिर उसी डेटा का उपयोग करके जो है ये स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स जारी करता है ये संस्था। ठीक है, चलिए हमने आपसे बात की यूनेप का। अब आप मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश कब हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण आयोजित किया जा रहा है। तो सागर परिक्रमा का तीसरा चरण जो आयोजित किया जा रहा है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखा जाए तो ये जो है आयोजित जो किया जा रहा है, शुरुआत जो की जाएगी दोस्तों वो की जाएगी गुजरात से। गुजरात से आगे बढ़ते हुए जो है ये महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये गुजरात में जो है सागर परिक्रमा का तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया। ठीक है, गुजरात से किया गया है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मत्स्य पालन विभाग के जो मंत्री हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ से किया गया है, तो गुजरात का जो सूरत है वहां पे एक बंदरगाह हजीरा बंदरगाह, इसके पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। हजीरा बंदरगाह आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में, गुजरात के सूरत में ये हजीराबाद है। वहीं से जो है
ये सागर परिक्रमा का तीसरा चरण की शुरुआत की गई है। इस परिक्रमा की बात करें दोस्तों तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो मत्स्य पालन विभाग के द्वारा किया ही जा रहा है। किसके तहत? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आइए इसके उद्देश्य के बारे में देख लें। जो सागर परिक्रमा है, तो सागर परिक्रमा का देखिए जो उद्देश्य है, ये मछुआरे और अन्य संबंधित पक्ष, यानी कि जो कुछ भी जो कृषि जो मत्स्य कृषि से संबंधित जो लोग होंगे, इससे संबंधित इस क्षेत्र से संबंधित जो लोग होंगे, उनके समक्ष जो कुछ भी चुनौतियां हैं, जो कुछ भी समस्याएं हैं, उनका हल निकालना। ठीक है। और मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखिए, मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो उन योजनाओं के प्रति इन मछुआरों को जागरूक करना, जिससे कि क्या हो सके, उनकी आय बढ़ सके, उनकी आर्थिक उत्थान हो सके। तो बेसिकली इस उद्देश्य से सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है। तीसरा चरण है परिक्रमा के जो तीसरा चरण है, इसमें देखा जाए यहाँ पे उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र सतपति, ठीक है, वसई, वर्सोवा, सैसन्य, डाक और मुंबई के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो है यह ध्यान रखिएगा कि सागर परिक्रमा की जो शुरुआत की गई तीसरा चरण है, और आपके लिए हजीरा बंदरगाह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी तथ्यों की जो कि भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं गुजरात से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए, अभी 17 फरवरी की बात है। 17 फरवरी 2023 को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने, उन्होंने गुजरात की राजधानी गांधीनगर के खोरिस से सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुरुआत किया। ध्यान रखिएगा ये छठा चरण है। ठीक है। अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जितने भी जो भूजल स्तर है जो कि नीचे होते जा रहे हैं, उनको ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना, यानी कि वर्षा जल का स्टोर करना, उनके उपयोग को बढ़ाना। ये ध्यान रखिएगा, ये 31 मई तक चलेगा, यानी कि ये जो सुजलाम सुफलाम जल अभियान है वो 104 दिनों तक चलेगा। और 104 दिनों के दौरान जो है यहाँ की सरकार क्या करेगी, जो झीलें होंगी वहां की, वहां पे उन झीलों का क्या करना, उनका गहरीकरण करना, यानी कि उनकी गहराई को बढ़ाना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को स्टोर कर सके। ठीक है। जो वहां के तालाब हैं, जो वहां के चेक डैम हैं, उनकी साफ सफाई करना, तालाबों की संख्या को बढ़ाना, जो नहरें हैं उनकी साफ सफाई करना, जिससे कि क्या किया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को इकट्ठा किया जा सकेगा और यहाँ पे जो भूमि जल स्तर है उसको भी उठाया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है कि निम्न में से किस शहर में दिव्य कला मेला 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। तो दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन समारोह का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने 16 फरवरी 2023 को मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और MMRDA ग्राउंड में, ठीक है, दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? वीरेंद्र कुमार, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है। इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, वो दिव्यांग अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए मेला है तो जितने भी जो दिव्यांग जनों के द्वारा जो शिल्प के क्षेत्र में जो कार्य किया गया, जो कुछ भी उनके द्वारा उत्पादन किया गया, उसका प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे जो इस मेले में दिव्यांग उद्यमी कारीगर द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उनकी क्या किया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है। मेले में देखा जाए दोस्तों तो लाखों आगंतुकों द्वारा, जितने भी दिव्यांग जनों के द्वारा जो कला शिल्प और उत्पाद जो है उसकी सराहना की गई है। यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, जो अगला जो है मुंबई के बाद मार्च 2023 में जो अगला दिव्य कला मेला है उसका आयोजन देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है। और इसका जो है भविष्य में और भी देशों में, जो देश के और भी भागों में इसका आयोजन किए जाने की संभावना है, यानी कि पूरे देश में लगभग 10 अलग अलग जगहों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिव्य कला मेला 2023 का जो भी यहाँ पे फरवरी में हुआ है, उसका आयोजन मुंबई में किया गया है। आइए मुंबई से रिलेटेड कुछ अन्य भी तथ्यों को हम देख लेते हैं। ठीक है। जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में था और हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा भी किया था। देखिए अभी हाल ही में मुंबई के चर्च गेट, ठीक है, के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में किया गया है। वहीं देखा जाए, देखिए अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि भारत की जो पहली
इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया दोस्तों, कहाँ पे? मुंबई में किया गया है। देखिए अभी 13 राज्य के शासित प्रदेशों के राज्यपाल की जो है फेरबदल किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसमें अभी देखिए जो यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल की नियुक्ति की, उनका क्या नाम है? रमेश बैस। तो ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। वही देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। इस साल 5वां संस्करण था। मेजबान राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया और उसके फाइनल में जो पदक तालिका जो जारी की गई है उसमें देखा जाए सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य था? तो महाराष्ट्र ही था, जिसने 56 जो है गोल्ड मेडल और 161 पूरा टोटल 161 पद जो है मेडल जीते थे, जिसमें 56 जो है उसने गोल्ड मेडल जीता था। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पे कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र था। हरियाणा दूसरे स्थान पे था और मेजबान राज्य जो था वो तीसरे स्थान पे, यानी कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा एमसीक्यू। अब बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और यहाँ पे पहला हमारा आज का फैक्ट्स है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है कौन दोस्तों? दीप्ति शर्मा बनी है। ठीक है, तो ये T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी है, भारत की पहली गेंदबाज है दीप्ति शर्मा। वहीं पहली बार 16 शहरों में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे शुरू किया है कौन से बैंक ने? HDFC बैंक ने। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी है कौन? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। और यहाँ पे अगला हमारा फैक्ट्स है कि महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है सूजी बेट्स, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी है। ठीक है, वही अंतिम आज का हमारा फैक्ट्स है कि एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? एयरबस के साथ। ठीक है, तो ये दोस्तों था आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अपनी नोट्स भी बना रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। बाकी सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए आप लोग वीडियो। और जितना भी जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कोशिश करिए इसका आंसर देने की। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।